सी का फॉर्मूला क्या होता है? सी का मान का वैल्यू Q upon m delta T. जी बेटा पेपर मिल गया आप लोगों को जून 2020 पेपर 2 वेरिएंट 2 पेज नंबर क्या है 252 जी बेटा During the race, the acceleration of the athlete is uniform in the first 2 seconds. State how the graph shows that the acceleration is uniform. कैसे पता चल रहा है? Gradient constant है, which means कि acceleration is uniform. याद कर लिया सबने? Then next part में determine the distance traveled by the athlete in the first 2 seconds. तो distance निकालने के लिए क्या करते हैं? Area और shape कौन सी बन रही है? Triangle, तो फिर half into base into height. आंसर बताएं, खुद सॉल्व करें, distance कितना आ रहा है? Base कितनी है और height कितनी है? Base 2 और height 9, तो आंसर इज 9 मीटर. अब पार्ट सी पढ़ रहे हैं. ड्यूरिंग रेस्ट ऑफ द रेस, मतलब उसके बाद, इस टाइम के बाद जितना उन्होंने प्लॉट किया उसके बाद क्या हुआ? From 2 to 5.5 the acceleration of the athlete decreases. Acceleration decreases का मतलब है gradient decreases. ठीक है? 5.5 seconds the athlete reaches a maximum speed of 12. तो gradient decrease हो रहा है, acceleration decrease हो रही है, लेकिन velocity बढ़कर 12 हो गई है. From 5.5 to 8 seconds, the athlete travels at a speed of 12 meters per second, constant speed. For 8 to 11, the athlete decelerates, finishing the race at a speed of 10 meters per second. ये तमाम चीजें आपने यहाँ अप्लाई करनी है. तो देखिए बेटा, पहले एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है और कितनी हो गई थी स्पीड? फिर स्पीड इसकी कांस्टेंट है, कहां तक? 8 सेकंड्स तक स्पीड कांस्टेंट है. फिर 8 के बाद उसकी स्पीड डिक्रीज होकर, मतलब डिसेलरेट हुआ है. ठीक है? और उसकी स्पीड कम होकर कितनी हो गई है? कितना बोला हुआ इन्होंने? 10 मीटर्स पर सेकंड हो गई है. तो ये जो वहां पर कंडीशंस लिखी हैं वो सारी कंडीशंस यहाँ ओबे होनी चाहिए. याद कर लिया सबने? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं. स्टॉपिंग डिस्टेंस किसके बराबर होता है? वेरी गुड सर. 96 मीटर. थिंकिंग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस को ऐड करोगे तो स्टॉपिंग डिस्टेंस मिल जाएगा. यही है ना? The car is now fitted with new tires.
at a speed greater than 100 kilometers per hour, the total stopping distance is the same in part A. State and explain the effect that the increase in speed and the use of new tires have on the thinking distance. क्या thinking distance का ताल्लुक टायर से है? टायर से नहीं है. Thinking distance dependent किसके ऊपर होता है? रिएक्शन पे होता है. और रिएक्शन का मतलब है ये ड्राइवर पे डिपेंडेंट है. गाड़ी के टायर आप कैसे भी लगवा लें, रोड कैसा भी हो, स्पीड कितनी भी हो, सही है. रिएक्शन टाइम पे तो कोई इफेक्ट नहीं आता. तो थिंकिंग डिस्टेंस चेंज हो सकता है अगर स्पीड बढ़ जाए तो, बस और तो कुछ नहीं हो सकता. तो इसके अलावा मुझे बताएं कि स्पीड और इफेक्ट और एक्सप्लेनेशन क्या होगी उसकी. थिंकिंग डिस्टेंस पे कोई इफेक्ट आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि गाड़ी के टायर तब्दील होने से आपका दिमाग तब्दील नहीं हो जाता. ठीक है. और क्वेश्चन टायर इस्तेमाल ही नहीं करते बिल्कुल. यहां तक हो गया. स्पीड बढ़ने से इस वाले पार्ट में, इसके नेक्स्ट में बोल रहे हूँ. स्पीड बढ़ने की वजह से थिंकिंग डिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन रिएक्शन टाइम पे इफेक्ट नहीं आएगा. रिएक्शन टाइम अगर वो पूछेगा तो आप वही लिखेंगे. लेकिन अगर स्पीड बढ़ गई है, सेम टाइम में डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल हो, तो वो किसके बोल रहा है? डिस्टेंस का पूछ रहा है ना. थिंकिंग डिस्टेंस डिपेंड करता है किसके ऊपर. डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम. तो टाइम कांस्टेंट है लेकिन स्पीड बढ़ा दी है. हम बात कर रहे थे कि अगर उसकी स्पीड वही हो, 110 ही हो, और 110 की स्पीड में क्योंकि रिएक्शन टाइम कांस्टेंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन यहाँ उन्होंने क्या लिखा हुआ है? इस स्पीड बढ़ा दी है. तो टायर चेंज हुए लेकिन साथ साथ उन्होंने स्पीड भी बढ़ाई है. अगले पार्ट में देखें क्या बोला है. ब्रेकिंग डिस्टेंस, स्पीड भी बढ़ा दी है लेकिन नए टायर्स लगाए हैं. तो अब बताएं क्या होगा. तो न्यू टायर्स का मतलब है अच्छी ग्रिप. तो उससे क्या होगा? कम हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स, या फिर ग्रिप बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ब्रेकिंग डिस्टेंस आपके पास कम हो जाएगा. याद कर लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन मोमेंट ऑफ अ फोर्स. मोमेंट किसे कहते हैं बेटा रजा? और आप क्या कर रहे हो? मोमेंट ऑफ फोर्स किसे कहते हैं? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम पिवट. लिखें खुद से डेफिनेशन. मिकाइल आप क्या कर रहे हो? ओके. जून 2020 टू लाइट और ऑन कर लो. प्रोडक्ट ऑफ
product of force and perpendicular distance from the line of force to pivot. याद कर लिया? ये डेफिनेशन याद है आप लोगों को? मोमेंट कौन सा चैप्टर है? जनरल फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 पढ़ा था हमने। टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्स में से एक क्वेश्चन है, ठीक है। Explain why the force exerted on piston P is greater than the force exerted on the handle. कौन सी फोर्स ज्यादा है वो कह रहे हैं? Force exerted on piston P is greater. क्या है piston P? एरिया का ताल्लुक है इसका या डिस्टेंस का ताल्लुक है? इसका डिस्टेंस ज्यादा है और इसका डिस्टेंस कम है। डिस्टेंस कम होता है तो फोर्स बढ़ जाती है। मोमेंट्स अगर दोनों साइड पे सेम हो तो जिस जगह पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम होगा वहां पे फोर्स ज्यादा होगी और जिस जगह पर डिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पे फोर्स कम होगी। और ये कॉन्सेप्ट भी हमने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स पढ़ते हुए डिस्कस किया था। ज्यादा डिस्टेंस कम फोर्स, ज्यादा डिस्टेंस कम डिस्टेंस ज्यादा फोर्स। Explain how the hydraulic press enables a greater force to be exerted on piston Q than is exerted on piston P. क्यों हाइड्रोलिक प्रेस की वजह से ज्यादा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है और पिस्टन Q और पिस्टन P की बात हो रही है। ये पिस्टन P है और ये पिस्टन, इसमें एरिया की बात हो रही है। दोनों में हाइड्रोलिक सिस्टम होने की वजह से इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, प्रेशर सेम है, लेकिन इसका एरिया कम। जिसका एरिया ज्यादा उस पर फोर्स भी ज्यादा लगेगी, जिसका एरिया ज्यादा होगा उस पर फोर्स भी ज्यादा लगेगी, ठीक है। जिस पर ज्यादा एरिया ज्यादा फोर्स बिकॉज दे हैव द सेम प्रेशर। प्रेशर सेम क्यों है? क्योंकि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है दोनों। प्रेशर का फॉर्मूला बताओ। अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो फोर्स बढ़ाओगे तो एरिया भी बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? 10/2 कितना होता है? 20/4।
कम फोर्स कम एरिया, ज्यादा फोर्स फॉर द सेम प्रेशर। इसमें है क्या, सिस्टम में कौन सा फ्लूइड है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, तो उसका मतलब है जितना प्रेशर यहां लगाओगे उतना प्रेशर वहां ट्रांसमिट हो जाएगा, तो प्रेशर तो चेंज नहीं हो रहा, तो जहां पर एरिया ज्यादा होगा वहां पे फोर्स भी ज्यादा होगा। हाँ, तो एरिया ज्यादा किसका है, जिसका एरिया ज्यादा है उसकी फोर्स ज्यादा है, जिसका एरिया कम है उसका फोर्स कम है। यहां तक कर लिया सबने। In moving the handle downwards, the 20 Newton force moves through a distance of 0.6 and piston Q rises by 0.02 meter. Force exerted by piston Q on the paper is 400 Newton. Work done in moving the handle downwards. Work done का formula बताएं, कितनी force है और कितना distance है, 0.6, क्या आंसर आया, 12 joules। ये वर्क डन हुआ है किसके ऊपर, एक पिस्टन के ऊपर वर्क हुआ है। एफिशिएंसी होता है यूजफुल एनर्जी आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी इनपुट। इनटू 100 अगर परसेंटेज में देना चाहते हैं तो 400 न्यूटन की फोर्स मल्टीप्लाइड बाय 0.02, ठीक है, डिवाइडेड बाय 12, क्या आंसर आया, 67% एफिशिएंसी है। दोनों वर्क डन है, ऊपर वाला भी वर्क डन है, नीचे वाला भी वर्क डन है। नीचे वाला वर्क डन जो है वो इनपुट है, विच मींस आपने कितना वर्क किया छोटे वाले पिस्टन पे, और बड़े वाले पिस्टन ने कितना आपको वर्क दिया, कितना राइज हुआ वो। यहां तक कर लिया है, 67% एफिशिएंसी आ रही है। Two mirrors A and B are inclined at an angle of 60 degree to each other. Determine the angle of incidence at mirror A. मिरर ए पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 60 है। 30 डिग्री जो एंगल है ये सरफेस के साथ है, हम पहले यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे, और आपको पता है कि नॉर्मल से लेकर सरफेस तक का एंगल अगर 90 है तो 90 माइनस 30 इज 60। डिटरमिन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट मिरर बी। मिरर बी में यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब है ये जो लाइट रे है ये मिरर बी पर एग्जैक्टली नॉर्मल पे ही स्ट्राइक कर रही है, और अगर कोई लाइट रे नॉर्मल पर हो तो उसका एंगल 0 होता है। सरफेस के साथ उसका एंगल 90 है, नॉर्मल के साथ उसका एंगल 0 है, तो ये हो गया 0 डिग्री। डिस्क्राइब द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे आफ्टर इट लीव्स द मिरर बी। देखिए बेटा, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 ही होगा, तो सेम रास्ते से लाइट रे वापस आ जाएगी। अगर लाइट रे आप बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्राइक करवा रहे हैं मिरर पे तो बिल्कुल स्ट्रेट उसने वापस आना है। अगर एंगल 30 होता तो 30 पे रिफ्लेक्ट होती, लेकिन ये एंगल 0 है तो 0 पर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहां तक हो गया, यहां तक हो गया। Plane mirror hanging on a wall is used to form the image of an object. State 3 characteristics of the image formed. हमने
6 प्रॉपर्टीज पड़ी थी, उसमें से कोई भी 3 लिखनी है। हमें पता है लेटरली इन्वर्टेड होता है, सेम साइज, सेम डिस्टेंस, अपराइट, लेटरली इन्वर्टेड बता दिया, तो आप कोई भी 3 लिख सकते हैं। वर्चुअल, और आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल बी इन लाइन मेकिंग 90 डिग्री विद द सरफेस ऑफ मिरर। Same distance behind the mirror, laterally inverted. जी हाँ, कर लिया। The components of the electromagnetic spectrum have different uses. Microwaves are used in cooking and ultraviolet rays are used in sterilization. माइक्रोवेव का यहाँ पर मुझे बताएं इनमें से कौन सा यूज है? सैटेलाइट टेलीविजन। और अल्ट्रावायलेट का क्या है? सनबेड्स। मुझे बताएं कि टेलीविजन कंट्रोलर के लिए क्या, ये किसका यूज है? ये इंफ्रा का है। और एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक्स, तो ये आप खुद भी लिख लें इसके आगे ना, इंफ्रा और यहाँ पर एक्सरे। अपनी प्रैक्टिस के लिए लिख लें, क्योंकि आपको अगर पता है जो हमने 2 नहीं सिलेक्ट किए, तो क्यों सिलेक्ट नहीं किए? क्योंकि एक इंफ्रारेड का यूज है और एक एक्सरे का यूज है। Figure 5.1 shows a microwave oven used to heat soup. Container for the soup is a glass bowl. Microwaves created inside the oven are reflected by the metal walls. Explain why the choice of material for the container is important in microwave cooking. रिफ्लेक्ट ना हो, क्योंकि अगर आपने रिफ्लेक्टर यूज किया तो माइक्रोवेव रिफ्लेक्ट होकर कहां जाएंगी? वापस सोर्स पर ही चली जाएंगी। और जो कंटेनर है, जो जिसके अंदर आपने फूड रखा हुआ है, इसको माइक्रोवेव्स को अलाउ करना चाहिए कि वो फूड तक पहुंचे, तभी तो उसको हीट मिलेगी। तो अगर आप मेटल के बोल यूज करेंगे माइक्रोवेव में, तो क्या होगा? खाने तक हीट नहीं पहुंचेगी, हीट रिफ्लेक्ट होकर वापस सोर्स तक जाएगी। अगर आप मेटल को हीट अप करेंगे और उसके बाद हीट अप होगा, तो एनर्जी आपकी जाया होगी एफिशिएंट प्रोसेस नहीं है। तो जितना लाइट कंटेनर यूज किया जाता है उतना अच्छा होता है, क्योंकि हीट इसको क्या करेंगे तो टाइम हमारी बुक है। ये याद कर लिया। चॉइस ऑफ मटेरियल क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि वो जो हीट है वो फूड तक पहुंचे। अगर आप कोई मेटल यूज करते हैं तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और जितना थिक मटेरियल यूज करेंगे वो खुद भी हीट अप होगा, जो ऑफ कोर्स एफिशिएंट प्रोसेस नहीं होगा। The soup is mostly water. Microwaves are completely absorbed by a few centimeters of water. As a result, microwaves do not reach the center of the soup. The instructions suggest that after the microwave oven is turned off, the soup is not stirred. Is left for some minutes so that the center becomes hot. State the name of and describe each of the 2 processes by which thermal energy transfers throughout the soup after the microwave oven is turned off. वो पूरा लिखा हुआ है कि the soup is mostly water, तो फिर कंडक्शन की तो बात नहीं करेंगे, कन्वेक्शन की करेंगे। उसमें क्या होता है कि वो जो हीट मिली है जिन मॉलिक्यूल्स को, वो हीट गेन करने के बाद
लेस डेंस हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, उनकी डेंसिटी कम होने की वजह से इट विल राइज और बाकी विल फॉल। कंडक्शन फिर कॉन्वेक्शन में भाई अगर एक्सप्लेन करना है तो बहुत कम होती है, लेकिन होती है किस वजह से? वाइब्रेशंस की वजह से, कोलिशंस की वजह से। Question number 6. The clothes iron shown in figure 6.1 is connected to the electrical mains. The boxes in the left hand column contain some electrical hazards. The boxes in the right hand column contain methods of protection from these hazards. For each hazard, draw one line to the appropriate method of protection. Bond insulation on the cable to the iron. क्या होगा इससे? Method of protection क्या है? Visual check of cable before connecting to mains. Loose live wire in the iron touches its metal case. क्या करेंगे इसका? Earth wire and fuse in the plug correctly connected to the iron. Earth wire क्या करेगी? अगर in case कोई fault होगा तो melt होकर इसको isolate करेगी. Cable becomes too hot because the current is too high. Circuit breaker होगा तो क्या होगा इससे? In case अगर current बढ़ेगा तो उसको off कर देगा सर. किलोवाट आवर किसे कहते हैं? ये यूनिट है किसका? एनर्जी का. क्या यूज करने के लिए, क्या कैलकुलेट करने के लिए, कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं? 1 किलोवाट आवर एनर्जी कब होती है? जब 1 किलोवाट पावर 1 आवर के लिए आप इस्तेमाल करेंगे तो 1 किलोवाट आवर एनर्जी यूज होगी. इस सैटरडे आप लोगों का मॉक है.
एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। पावर आपको दी हुई है 1200, लेकिन आप इसको लिखेंगे 1.2। 20 मिनट्स को आप आवर्स में कन्वर्ट कर दें, आंसर आ रहा है 0.4 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर की कॉस्ट ऊपर लिखी हुई है 20 सेंट्स, तो 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 20 विल गिव यू 8 सेंट्स। नहीं, क्वेश्चन नंबर 7। Radon 222 is an isotope of radon which undergoes a series of radioactive decays. Figure 7.1 is a diagram showing the proton number and nucleon number of nuclei involving in the series of decays. The point P represents a nucleus of radon 222. Starting at P, a nucleus of radon 222 decays to Q, then Q to R, then R to S, and then S to T, and finally from T to U. State two positions on figure 7.1 which represent isotopes of the same element. Isotope किसे कहते हैं? जिसमें same protons हो, तो कौन protons है same? T और Q same protons है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे T and Q. Different isotopes of the same element have different atomic compositions. State how the composition of the atom is different. क्या difference है isotopes में अगर proton same है? Different neutron number. A nucleus of radon 222 emits an alpha particle as it decays. The radioactive decay of single nucleus is random. Explain what is meant by random radioactive decay of nucleus. Random का क्या मतलब है? जो सिंगल न्यूक्लियस है वो किस डायरेक्शन में और कब रेडिएट करेगा ये हमें नहीं पता। किस टाइम पर डिके करेगा और किस डायरेक्शन में डिके करेगा, ये दो बातें आप रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस के बारे में नहीं बता सकते। रेडियो एक्टिविटी की दो प्रॉपर्टीज है, स्पॉन्टेनियस और रैंडम। स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब था? नो इफेक्ट बाय चेंजिंग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। In nuclide notation, radon 222 is written as 22286. अल्फा क्या लिखते हैं अल्फा को? तो लिखते हैं 4 2। उसके बाद मुझे बताएं 222 में से 4 निकाल दें 218, 86 में से 2 निकाल दें 84. State the name of the particle emitted as a nucleus of R decays to a nucleus of S. R से S देखें, R से S में क्या चेंज आ रहा है? R से S में प्रोटॉन बढ़ रहा है, तो क्या इमिट हो रहा है? इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है, जिसको आप बीटा पार्टिकल भी कह सकते हैं।
Describe the change in the composition of nucleus R as it decays to nucleus S. R S में change हो रहा है तो क्या change आएगा उसमें? न्यूट्रॉन कम हो जाएंगे और प्रोटॉन बढ़ जाएंगे और न्यूक्लियॉन नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा. सही. हो सकता है बीच में कन्वर्ट हो सकता है सबसेट की स्टेट चेंज स्टेट चेंज बहुत मुश्किल से यहां तक कर लिया सबने. ये क्या सेक्शन हो गया इसका पूरा? तो बस यहीं तक रखते हैं, फिर सेक्शन बी नेक्स्ट क्लास में करेंगे. अच्छा सुने, सैटरडे की क्लास में आप लोगों का मॉक है 3 से लेकर 5 बजे तक मॉक की टाइमिंग्स है. अगर किसी की किसी और जगह पे कोई क्लास हो तो वो पर्सनल मैसेज करके थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकता है. वो ये हो सकती है एडजस्टमेंट कि आप 2 to 4 दे दें. सही है, लेकिन देना उसी ड्यूरेशन में. ठीक है, और मॉक देना जरूरी है. 80 मार्क्स का मॉक होगा और उसमें से मैंने आप लोगों का 50 अबव लेकर आने हैं आपको. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में इस पेपर को कंप्लीट करेंगे.